नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो का टॉपिक आपने देख ही लिया है, टाइटल देख ही लिया है, फूड इन्फ्लेशन। भाई समझने की कोशिश करेंगे कि ये फूड इन्फ्लेशन है क्या, ये फूड इन्फ्लेशन किस वजह से होता है, इसके इफेक्ट्स क्या हैं, करेंसी पे इस फूड इन्फ्लेशन का क्या इंपैक्ट है। यहां पे एक्चुअली में देखिए, इन्फ्लेशन के बारे में तो हम लोग अक्सर कर अपनी वीडियोस में, एडिटोरियल में, करंट अफेयर्स में बात करते रहते हैं। बेसिकली फूड इन्फ्लेशन को सेग्रीगेट करके देखना, फूड इन्फ्लेशन को समझना कि ये कैसे कॉज होता है, डिमांड साइड रीजंस क्या है फूड इन्फ्लेशन के लिए, सप्लाई साइड रीजंस क्या है फूड इन्फ्लेशन के लिए, ओवरऑल फूड इन्फ्लेशन का इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट आ रहा है, इसके साथ किस प्रकार से लड़ा जा सकता है, इंटरनेशनल कनेक्टिविटी, इंटरनेशनल कनेक्शन क्या है फूड इन्फ्लेशन को लेके, डोमेस्टिक प्राइसेस का ग्लोबल प्राइसेस से क्या कनेक्शन है। इन सब चीजों को जितना डिटेल में, जितना अच्छे से हो सकेगा मैं समझाने की कोशिश करूंगा। रेड्डी श्याम शंकर जी के थोड़े बहुत व्यूज उठाए हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है। फूड इन्फ्लेशन आप नाम से समझ सकते हैं क्या है। Going by the definition, the condition of an increase in the wholesale price index of a necessary food item relative to the general index or the consumer price index is referred to as food inflation. नहीं समझ में आया, मैं आपको बताता हूं। देखिए, जब भी आप महंगाई को कैलकुलेट करते हो, आप दो एंगल्स पे कैलकुलेट करते हो। एक तो आप महंगाई को तब कैलकुलेट करते हो जब आप फाइनली उस प्रोडक्ट को जाके खरीद रहे हो। एक महंगाई तब कैलकुलेट होती है जब सप्लाई चेन में होलसेल, जब उस कमोडिटी को खरीदा बेचा जा रहा है, तब उसके दाम क्या है। मैं जैसे कि आपको एक बेसिक एग्जांपल देता हूं। मैं मान लीजिए बॉम्बे में पवई में रहता हूं। पवई में मान लीजिए मैं किसी किराने वाले के यहां गया और मैंने उससे 1 किलो प्याज खरीदा, और वो 1 किलो प्याज उसने मुझे बोला कि भाई 60 रुपए प्रति केजी है। सिंपल बात हो गया, 60 रुपए प्रति केजी हो गया। मैं लखनऊ गया और लखनऊ में जब मैंने वो प्याज खरीदने की कोशिश की तो पता चला 35 रुपए प्रति केजी है। अब दोनों ही रिटेल लेवल है। बॉम्बे में किसी एक ऐसे इलाके में जब मैं वो प्याज 1 किलो खरीद रहा हूं तो 60 रुपए किलो मिल रहे हैं, और लखनऊ में जाके खरीदे तो 35 रुपए प्रति केजी मिल रहे हैं। रिटेल लेवल समझ गए आप क्या हो गया, कि जब आप एक किराने वाले के पास गए, या फिर आपके बिल्डिंग के नीचे कोई हॉकर रेडी वाला आ गया अपनी सब्जियां लेके, या फिर शाम को मार्केट लगा, ठीक है, होता है ना कि हफ्ते में हर जगह पे मार्केट लगता है, तो आप मार्केट में जाके आपने सामान खरीदा। तो आप जब रिटेल लेवल पे जाके चीजों को खरीदने की कोशिश करते हो तो वो रिटेल इन्फ्लेशन हो गया। तो यहां पे खाने की बात हो रही है, फूड प्रोडक्ट्स की बात हो रही है, तो फूड रिटेल इन्फ्लेशन। और फूड में बहुत सी चीजें आती हैं। फूड में सब्जियां भी आती हैं, फ्रूट्स भी आते हैं, वेजिटेबल्स, आपका मीट, पोल्ट्री, ये सब फूड में आ जाता है। ठीक है भाई। तो एक तो ये इन्फ्लेशन हो गया। दूसरा इन्फ्लेशन क्या हो गया कि भाई मान लीजिए एक महाराष्ट्र के इंटरनल कोई इलाके का कोई एक किसान है, उसने आलू प्याज बल्क में उगाए और वो लोग अपने ट्रैक्टर में सामान भर के पहुंचे एपीएमसी मंडी में। वो एपीएमसी मंडी में पहुंचे, बहुत सी एपीएमसी मंडी है, मुंबई में वाशी में है, पनवेल में है। तो किसी एपीएमसी मंडी में पहुंचे और वहां पे सामान बेचा गया। तो मंडी में जो डीलिंग होती है वो होलसेल लेवल पे होती है। वहां पे जो डीलिंग होती है वो 1000 किलो आलू, 2000 किलो आलू की डीलिंग होती है। ओके। और ये जो हमारे को रिटेल में लोग बेचते हैं ना, रेडी वाले आके या कोई दुकान वाला, वो दुकान वाला और एपीएमसी की मंडी के बीच में हो सकता है 2-3 अलग अलग लोग हों। तो एपीएमसी मंडी में जब सामान बेचा खरीदा जाता है तो बहुत बल्क में बेचा जाता है, 1000 किलो, 2000 किलो, 5000 किलो की बात होती है। तो वहां पे होलसेल ट्रेडिंग परचेजिंग होती है। वहां पे फूड जिस दाम पे बिक रहा है, अगर वहां महंगाई मेजर करनी है तो होलसेल फूड इन्फ्लेशन हो जाएगा। और जब इंडिविजुअल लेवल पे एक इंसान फूड खरीदने जा रहा तो वो रिटेल फूड इन्फ्लेशन हो जाएगा। तो फूड इन्फ्लेशन या किसी भी प्रकार के इन्फ्लेशन में दो टाइप्स होते हैं। एक टाइप जब कस्टमर फाइनली जाके उस सामान को खरीद रहा है तब कितनी महंगाई है, उसको रिटेल बोल सकते हो। और एक जब ओवरऑल बल्क में उस कमोडिटी का परचेज या सेल हो रहा है तो उसने आपने उसे बोल दिया होलसेल इन्फ्लेशन। समझ गए बात को। और अगर आप बात कर लीजिए होलसेल प्राइस इंडेक्स की, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की, इंडिया में जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है ना, वो रिटेल इन्फ्लेशन माना जाता है। होलसेल प्राइस इंडेक्स, होलसेल लेवल पे जब चीजें होती हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स में भी फूड प्रोडक्ट्स की वैल्यू होती है, रिटेल इन्फ्लेशन में भी फूड प्रोडक्ट्स की वैल्यू होती है। रिटेल में फूड प्रोडक्ट्स की थोड़ी ज्यादा वैल्यू होती है, क्योंकि रिटेल लेवल पे फूड के जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वो एक इंसान की जिंदगी में बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। तो भाई जब ये फूड की महंगाई बढ़ जाती है, चाहे वो होलसेल लेवल पे बढ़ रही हो, भाई होलसेल लेवल पे बढ़ेगी तो रिटेल लेवल पे तो बढ़ेगी बढ़ेगी। कभी कभी ऐसा होता है कि होलसेल लेवल पे फूड के दाम नहीं बढ़ते हैं बट रिटेल लेवल पे बढ़ जाते हैं। वहां पे सप्लाई चेन की प्रॉब्लम आ जाती है। समझ गया आप बात को। तो कुल मिला के खाना एक इंसान को महंगा मिल रहा है। जब खाना एक इंसान को महंगा मिल रहा है तो चीजें प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगी। अभी रिसेंटली हमने बात किया था कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो 7.7% पहुंचा था, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंदर जो फूड इन्फ्लेशन था वो 15% से ऊपर पहुंचा हुआ था। तो फूड इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और फूड इन्फ्लेशन डेवलप्ड कंट्रीज के लिए
और डेवलपिंग कंट्रीज के लिए अलग अलग मतलब रखता है। डेवलप्ड कंट्रीज में अगर फूड इन्फ्लेशन आता है तो लोग नाराज होते हैं, बट कहीं ना कहीं उनके पास परचेजिंग पावर कैपेसिटी होती है, वो खाना खरीद के खा लेते हैं, भूखे नहीं मरते हैं। लेकिन अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज में अगर फूड के दाम बढ़ गए, लोग भूखे मरने लगते हैं। इसीलिए डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज में डेवलपिंग कंट्रीज और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में फूड इन्फ्लेशन एक मेजर प्रॉब्लम बन के आता है। और यहां पे अब हम बात करेंगे कि फूड इन्फ्लेशन की वजह क्या क्या है। सबसे पहली सबसे मेजर वजह फूड इन्फ्लेशन की क्या है? क्लाइमेट चेंजेस। ठीक है भाई, क्लाइमेट चेंजेस क्या है कि भाई देखिए, क्लाइमेट चेंज हुआ, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस आ गई, तो ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रहे हैं। इस ग्रीन हाउस गैस एमिशन के चलते एटमॉस्फेयर में हीट एक्यूमुलेट हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ये ग्लोबल वार्मिंग हमारे एटमॉस्फेयर से नमी को उड़ा रही है, मॉइस्चर कंटेंट को खींच रही है। मॉइस्चर कंटेंट कम है तो क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी कम हो रही है। तो भाई पानी जो है वो लेक से रिवर से इवेपोरेट कर रहा है, जमीन सूखी पड़ रही, जमीन सूखी पड़ रही तो सीड्स जर्मिनेट नहीं करेंगी, क्रॉप्स ग्रो नहीं करेंगे, बहुत सारी चीजें। इसके चलते होता क्या है कि जब पानी बरसता है जमीन पे तो उस पानी को सॉइल एब्जॉर्ब कम करता है, वो पानी रन ऑफ कर जाता है। वो पानी जब रन ऑफ, उसमें डिफॉरेस्टेशन भी आ जाता है। पानी जब रन ऑफ कर जाता है तो फ्लड्स आते हैं। वही पानी अगर ग्राउंड वाटर में रिचार्ज हो जाता तो आगे पानी की अवेलेबिलिटी हो जाती। तो ये जो क्लाइमेट चेंज है और क्लाइमेट चेंज के साथ साथ जो एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर्स हैं जिसके चलते हम अपनी लोकल इकोलॉजी को खराब करते हैं, उसकी वजह से डेफिनेटली फूड इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। क्योंकि क्रॉप की प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, सॉइल क्रॉप को उगाने लायक बचा ही नहीं है, सॉइल में वो क्वालिटी नहीं बची कि क्रॉप उग सके। तो पहली प्रॉब्लम तो क्लाइमेट चेंज है। दूसरी प्रॉब्लम आती है डिमांड साइड में। और डिमांड साइड क्या है? डिमांड साइड ये है कि भाई फूड चाहिए आपको, फूड ग्रेन्स चाहिए आपको, बट किस वजह से चाहिए? कॉर्न, मक्का। वैसे तो बहुत सारे लोगों में आप लोग स्वीट कॉर्न खाते होगे, तो पिज्जा मंगाते होगे तो उसमें जो एक्स्ट्रा सीजनिंग्स में स्वीट कॉर्न डलवाते होगे, किसी मॉल में मूवी देखने जाते होगे तो इंटरवल के समय पे स्वीट कॉर्न खाते होगे। तो कॉर्न एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, सब लोग खाते हैं, भुट्टे भूंज भूंज के। आप किसी सर्दी जगह पे जाइए तो कॉर्न खाया जाता है। लेकिन आज की डेट में कॉर्न सिर्फ खाने में नहीं, बायोफ्यूल में भी यूज होता है। तो बहुत सारा कॉर्न का प्रोडक्शन आज एज अ बायोफ्यूल कंजम्पशन भी हो रहा है। तो ऐसा नहीं कि कॉर्न का प्रोडक्शन सिर्फ खाने के लिए हो रहा है। अब अगर एक लिमिट से ज्यादा आप बायोफ्यूल में एज अ कॉर्न इस्तेमाल करने लगोगे तो खाने के लिए तो कम पड़ जाएगा ना भाई। डिमांड साइड इंटरवेंशन आ गया यहां पे। कॉर्न की डिमांड किस लिए हो रही है? खाने से ज्यादा बायोफ्यूल के लिए हो रही है। तो बायोफ्यूल के लिए कॉर्न की डिमांड होगी तो कॉर्न को पैदा करके आप बायोफ्यूल की तरह इस्तेमाल करोगे। खाने में पहुंचेगा नहीं, खाने में पहुंचागे नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है महंगाई बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन हो जाएगा। दिस इज वन एग्जांपल ऑफ डिमांड साइड इन्फ्लेशन। फूड में डिमांड साइड इन्फ्लेशन का ये बेस्ट तरीका है कि आपने कॉर्न को बायोफ्यूल की तरह इस्तेमाल करने के लिए यूज किया, ना कि खाने के लिए। तो अगर आप खाने की चीज को बायोफ्यूल की तरह इस्तेमाल करोगे तो जब वो खाने के मार्केट में पहुंचेगा तो ऑटोमेटिकली महंगा पड़ जाएगा। फिर आजकल की डेट में मीट की डिमांड बढ़ रही है। लोगों को नॉनवेज पसंद है भाई, चिकन, मटन, मछली, मच्छी, बहुत चीजें खाते हैं लोग, स्क्विड, प्रॉन्स। तो अब यहां पे जब मीट की डिमांड बढ़ रही है, इस मीट को पैदा करने के लिए, इस मीट को मेंटेन करने के लिए ग्रेन्स की जरूरत है। तो भाई चिकन को, मटन, वो जो भेड़ बकरियां होती हैं उनको खिलाना पड़ेगा ना, उनको अनाज खिलाना पड़ेगा। उनको अनाज खिलाओगे तब वो ग्रो करेंगे, फिर उनको काटोगे, आप खाओगे। तो यहां पे एनिमल प्रोडक्शन के लिए आप फीड ग्रेन्स की रिक्वायरमेंट कर रहे हो। अब यहां पे देखिए, एनिमल प्रोडक्शन के लिए, एनिमल को ग्रो करने के लिए अगर फूड ग्रेन्स का कंजम्पशन ज्यादा होने लगेगा तो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए कम हो जाएगा। ह्यूमन कंजम्पशन के लिए कम हो जाएगा तो दाम बढ़ जाएंगे फूड ग्रेन्स के। समझ रहे हैं ये सब चीजें कैसी कनेक्टेड है? उसके बाद भाई इनकम। आजकल की डेट में लोगों की इनकम बढ़ रही है। जब लोगों की इनकम बढ़ रही है तो डाइट में डाइवर्सिफिकेशन बढ़ रहा है। डाइट में डाइवर्सिफिकेशन बढ़ रहा है तो लोगों की डिमांड बढ़ रही है हाई वैल्यू फूड के लिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। गोभी आपने देखी होगी, ठीक है ना? गोभी का जो कलर होता है, एक ग्रीन रंग की गोभी होती है जिसको ब्रोकली बोलते हैं। ब्रोकली नॉर्मली महंगी जाती है। लोगों के दिमाग में एक परसेप्शन है कि ब्रोकली में ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। मुझे पता नहीं कि ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं या नहीं होते हैं, बट ब्रोकली नॉर्मल गोभी से महंगी मिलती है। थोड़ा स्टैंडर्ड लगती है ब्रोकली तो लोग ब्रोकली खरीदते हैं। समझ गए? अब ब्रोकली इज अ हाई वैल्यू फूड, ठीक है? ब्रोकली महंगी बिकती है मार्केट में। तो लोगों के जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है, लोगों के शौक भी बढ़ रहे हैं, तो लोग बोल रहे हैं नॉर्मल वाली गोभी नहीं, महंगी वाली गोभी खाएंगे, तो ब्रोकली खाएंगे। तो हाई वैल्यू फूड प्रोडक्ट्स खाएंगे तो भाई इन्फ्लेशनरी प्रेशर तो आएगा ही आएगा, दाम बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। फिर यह देखा गया है कि जब किसी एक घर का 1% एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो 1% से ज्यादा उनके फूड की डिमांड बढ़ती है। इनकम इलास्टिसिटी। इनकम इलास्टिसिटी का कंसेप्ट यहां पे क्या है कि जितनी आपकी इनकम बढ़ रही है, अगर आपकी इनकम 1% बढ़ रही है, आपका एक्सपेंडिचर 1% बढ़ रहा है, तो उसके कंपैरिजन में
आपकी फूड की डिमांड कितना बढ़ेगी, इसको आप बोलते हो इनकम इलास्टिसिटी। और नॉर्मली हाउस होल्ड्स में यह देखा गया कि इनकम और एक्सपेंडिचर अगर 1% बढ़ता है तो खाने का कंजम्पशन उससे ज्यादा बढ़ेगा या खाने की डिमांड उससे ज्यादा बढ़ेगी। और ये चीज मीट और फिश में बहुत देखी गई है। मीट और फिश लग्जरी आइटम्स देखे गए हैं। ज्यादातर केसेस में लोग मीट फिश अवॉइड करेंगे, अगर उनके पास पैसे कम है तो वो कोशिश करेंगे कि चलो भाई रोटी दाल खा लो काम चल जाएगा। लेकिन थोड़े भी पैसे ज्यादा आ जाए तो वो बोलेगा आज चिकन बनाते हैं। तो भाई कहीं ना कहीं हल्की सी भी अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो आपके खाने पीने के शौक बढ़ते हैं, तो मीट और फिश की डिमांड बढ़ेगी तो आपका फूड एक्सपेंडिचर ही बढ़ेगा। फूड एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, फूड की डिमांड बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। ये सब किस चीज से रिलेटेड है? दिस इज डिमांड साइड इन्फ्लेशन। आपकी डिमांड की वजह से फूड के दाम बढ़ रहे हैं और ये बहुत नॉर्मल है। फिर लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, लोग विटामिन और प्रोटीन रिच कमोडिटी खाना चाहते हैं, लोग ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स को मांग रहे हैं। तो इन सब चीजों के चलते डिमांड की वजह से फूड के दाम बढ़ रहे हैं। और जब डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, तो डिमांड और सप्लाई के बीच में अगर 1 मिलियन टन का गैप प्रोड्यूस होता है तो उसकी वजह से सालाना फूड के दाम 0.3% से 1.1% बढ़ सकते हैं। ठीक है भाई, अब ये तो हो गया डिमांड साइड इन्फ्लेशन की बात। सप्लाई साइड इन्फ्लेशन की बात कर लेते हैं। डिमांड की वजह से फूड के दाम कैसे बढ़ सकते हैं हमने देख लिया। सप्लाई की वजह से फूड के दाम कैसे बढ़ सकते हैं? फूड की पैदावार में इनपुट लगता है। क्या इनपुट लगता है? तो गेहूं चावल उगाने हैं तो आपको सीड्स चाहिए, आपको खाद डालनी पड़ेगी, आपको पेस्टिसाइड्स डालने पड़ेंगे। वहां पे एक एग्रीकल्चर लेबर जाके वहां पे खेत को जोतेगा, गोड़ेगा। तो ये सब इनपुट लग रहा है ना भाई। वो सीड खरीदना पड़ेगा ना, वो पेस्टिसाइड्स खरीदना पड़ेगा ना, उस एग्रीकल्चर लेबर को पैसा देना पड़ेगा ना। तो भाई की इनपुट्स के दाम बढ़ रहे हैं, ट्रैक्टर्स के दाम बढ़ रहे हैं, सीड के दाम बढ़ रहे हैं, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स के दाम बढ़ रहे हैं, यूरिया के दाम बढ़ रहे हैं, म्यूरेट ऑफ पोटैश, डाइअमोनियम फॉस्फेट, इन सब के दाम बढ़ रहे हैं, प्लस एग्रीकल्चरल लेबर के दाम बढ़ रहे हैं। जब से ये मनरेगा एक्ट आया 2008 का, तब से गांव के इलाके में जो एग्रीकल्चरल लेबर है उसके दाम बढ़ गए हैं। अभी एग्रीकल्चरल लेबर के दाम बढ़ गए हैं तो फाइनली आपको एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को महंगा बेचना पड़ेगा उस दामों को रिकवर करने के लिए। तो सप्लाई साइड पे की इनपुट्स के दाम बढ़ने की वजह से फाइनल आउटपुट में जो फूड बिकता है उसके दाम में भी इन्फ्लेशन आ गया है। और कहीं ना कहीं इसका एक इंटरनेशनल एंगल भी है। हमारे देश के जो किसान है ना, जब डोमेस्टिक मार्केट में दाम ज्यादा होते हैं और इंटरनेशनल मार्केट में दाम कम होते हैं तो सरकार से एमएसपी मांगने लगते हैं। कभी कभी क्या होता है कि इंटरनेशनल मार्केट में दाम कम है, डोमेस्टिक मार्केट में ज्यादा, तो डोमेस्टिक मार्केट में बेच दिया खुशी खुशी। कभी कभी इंटरनेशनल मार्केट में दाम कम है और डोमेस्टिक मार्केट में भी दाम कम है तो फार्मर चिल्लाने लगे कि नहीं भाई एमएसपी पे हमारा क्रॉप खरीदो। कभी कभी इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड ज्यादा है तो फार्मर्स बोलते हैं भैया हमको एक्सपोर्ट करना है, सरकार हमको सपोर्ट दो। तो इंटरनेशनल फूड प्राइसेस के दाम अगर बढ़ते हैं तो ग्लोबल फूड इन्फ्लेशन होगा। ग्लोबल फूड इन्फ्लेशन से इंडिया भी बचा हुआ नहीं है, इंडिया में भी फूड डोमेस्टिक फूड इन्फ्लेशन आएगा। तो अगर इंटरनेशनल फूड प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ेंगे तो इंडिया में भी फूड प्रोडक्ट्स में दाम बढ़ेंगे। तो ये हो गया सप्लाई साइड। तो सप्लाई साइड में एग्रीकल्चरल वेज की कॉस्ट बढ़ना, जो की इनपुट्स हैं जैसे कि केमिकल फर्टिलाइजर, सीड्स, इन सब की कॉस्ट बढ़ना। फिर भाई फ्यूल इन्फ्लेशन। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट गया, फ्यूल इन्फ्लेशन। ये बहुत मेजर रोल प्ले करता है। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से बताता हूं। एक किसान ने गेहूं पैदा किए, चावल पैदा किए। अभी उस गेहूं चावल को उसको एपीएमसी मंडी तक पहुंचा के बेचना है। एपीएमसी मंडी पहुंचाने के लिए वो ट्रैक्टर का इस्तेमाल करेगा, ट्रैक्टर में पेट्रोल डीजल भरेगा। तो पेट्रोल डीजल ट्रांसपोर्ट के लिए जरूरी है। अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो भाई लॉजिस्टिक चार्जेस बढ़ेंगे, लॉजिस्टिक चार्जेस बढ़ेंगे तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ेंगे, फूड इन्फ्लेशन आएगा। तो सप्लाई साइड में फ्यूल इन्फ्लेशन, की इनपुट्स के दाम बढ़ना जैसे एग्रीकल्चरल वेजेस बढ़ना, ठीक है, सीड्स, ट्रैक्टर्स, पेस्टिसाइड्स, केमिकल, इंसेक्टिसाइड्स, इन सब के दाम बढ़ना, ये सब सप्लाई साइड पे फूड इन्फ्लेशन को कॉस्ट करते हैं। और डिमांड साइड पे फूड इन्फ्लेशन कैसे कॉस्ट होती है ये तो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है भाई, इन सब चक्कर में होता क्या है, इंपैक्ट क्या आता है इस फूड इन्फ्लेशन का? इंपैक्ट ये आता है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बढ़ जाता है। और ये जो सीपीआई बढ़ता है वो मार्केट सेंटीमेंट को अफेक्ट करता है। जैसे कि रिसेंटली आप देख रहे हैं कि जो सीपीआई है वो 7.7% पहुंच गया है। तो आरबीआई परेशान है कि भाई हमने तो टारगेट बनाया था 2 से 6% का, ये तो 6% को क्रॉस करके बैठा है, ये सही नहीं है। ओवरऑल निगेटिव इकोनॉमिक सेंटीमेंट आता है। मैंने आपको एक इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से बताया कि आज के डेट में अगर आप 1 लाख रुपए की एफडी करने जाओ तो आपको 5.1% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा एसबीआई में, पीएनबी में भी लगभग इतना ही है, 5% के लगभग। और इन्फ्लेशन चल रहा है 7.7%। तो एक साल में फिर भी आप -2.6% निगेटिव रहोगे, तो आप पैसा डालोगे ही नहीं। तो जब इन्फ्लेशन एक लिमिट से ज्यादा है ना इकोनॉमी में, एक निगेटिव इन्वेस्टर सेंटीमेंट निकल के आता है। बिजनेसेस ज्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करते, लोग ज्यादा चीजें खरीदना नहीं चाहते, लोग अपनी सेविंग्स को इकोनॉमी में पंप इन नहीं करना चाहते, प्रॉब्लम खराब होने लगती है। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आपका
एक बैलेंस में होना चाहिए। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को फूड इन्फ्लेशन बहुत हद तक अफेक्ट करता है। अगर फूड का इन्फ्लेशन ज्यादा है तो कहीं ना कहीं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे इफेक्ट आएगा। और फूड इन्फ्लेशन अलग अलग प्रकार के लोगों को अलग अलग तरीके से अफेक्ट करता है। जिन लोगों के घरों में जो टोटल एक्सपेंडिचर है, उस एक्सपेंडिचर का मेजर प्रोपोर्शन फूड की वजह से, ऑब्वियस सी बात है, जो गरीब घर है, वो गरीब घर एसेंशियली खाना तो खाएंगे ही ना, तो उनके पूरे घर के खर्चे में फूड का जो एलिमेंट होगा वो बहुत बड़ा होगा। और वहीं पे अगर आप मुकेश अंबानी के घर की बात कर लीजिए, अंटीला की, तो वहां पे फूड एक बहुत छोटा सा फैक्टर होगा, उनके दूसरे खर्चे ज्यादा होंगे। तो वो घर जिनके टोटल एक्सपेंडिचर में फूड की कीमत ज्यादा है, वो सबसे ज्यादा इफेक्ट होते हैं फूड इन्फ्लेशन से। और हमारे देश की इकोनॉमी भी इफेक्ट होती है फूड इन्फ्लेशन से, क्योंकि ओवरऑल इन्फ्लेशन इसकी वजह से बढ़ता है। और जब ओवरऑल इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो जीडीपी ग्रोथ पे इफेक्ट आएगा। अब आप बोलोगे यार जीडीपी ग्रोथ पे कैसे इफेक्ट आएगा, तो मैंने आपको बताया जीडीपी दो बेसिस पे कैलकुलेट की जाती है। कांस्टेंट प्राइस बेसिस पे कैलकुलेट की जाती है, करंट प्राइस पे कैलकुलेट की जाती है। करंट प्राइस और कांस्टेंट प्राइस में क्या फर्क है? करंट प्राइस इन्फ्लेशन को काउंट करता है, कांस्टेंट प्राइस इन्फ्लेशन को काउंट नहीं करता है। तो कांस्टेंट प्राइस पे अगर आप जीडीपी को कंपेयर करते हो तो वो रियल जीडीपी इंक्रीज होगा। करंट प्राइस पे रियल के साथ साथ इन्फ्लेशन का एलिमेंट भी आ जाएगा। तो अगर इन्फ्लेशन के एलिमेंट को एडजस्ट करोगे तो ओवरऑल जो जीडीपी ग्रोथ है वो कम नजर आएगी। पहले की इकोनॉमी वीडियोस देखिए अगर ये समझ में नहीं आ रहा है, आगे भी समझाऊंगा, परेशान मत होइए। समझ गए? फिर आगे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को भी इंपैक्ट करता है ये फूड इन्फ्लेशन। अगर फूड इन्फ्लेशन ज्यादा है तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ज्यादा होगा। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बहुत लंबे समय के लिए बहुत ज्यादा है तो जीडीपी ग्रोथ रेट भले ही आपको एब्सोल्यूट नंबर्स में नजर आ रही होगी, बट वो एक्चुअली में होगी नहीं। तो समझिए बात को दोस्तों, मान लीजिए इस साल पे जीडीपी है 100 रुपए और अगले साल जीडीपी हो जाती है 110 रुपए, तो आपको क्या लगेगा कि 10% का ग्रोथ हुआ है जीडीपी में, बट एक्चुअली में 10% का नहीं हुआ है। क्योंकि अगर 7% इन्फ्लेशन है तो ग्रोथ तो 3% की हुई ना, बाकी तो दाम बढ़ गए हैं लोग चीजों के। तो मान लीजिए, समझिए बात को, 100 रुपए इन्फ्लेशन है, 100 रुपए जीडीपी है मान लीजिए एक साल में, अगले साल जीडीपी हो गई 110 रुपए, तो आपको समझ में आएगा अरे 10% जीडीपी बढ़ गई, बट 10% नहीं बढ़ी है। इन्फ्लेशन 7% है तो वो 100 रुपए की चीजें ही वैसे 107 रुपए की हो गई, तो इफेक्टिव इंक्रीज कितने का हुआ? केवल 3% का हुआ। 3% ही जीडीपी बढ़ी। इसलिए ज्यादा सीपीआई मतलब जीडीपी ग्रोथ रेट कम। जीडीपी ग्रोथ रेट कम तो क्या बाहर के ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स हमारी इकोनॉमी में इन्वेस्ट करेंगे? नहीं करेंगे। इसीलिए फूड इन्फ्लेशन का कम होना बहुत जरूरी है। वो लोगों पे भी इंपैक्ट डालता है, वो हमारी इकोनॉमी पे भी इंपैक्ट डालता है, और ये इंपैक्ट अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज पे सबसे ज्यादा होता है। इसलिए अलग अलग फैक्टर्स को कंसोलिडेटेड तरीके से देखने की जरूरत है। क्लाइमेट चेंज पे भी ध्यान देना है, हमें डिमांड और सप्लाई फैक्टर्स पे भी ध्यान देना है, क्योंकि फूड इन्फ्लेशन को किसी एक फैक्टर से आप सॉल्व नहीं कर सकते। ये था पूरा कंक्लूजन दोस्तों। आई होप फूड इन्फ्लेशन पूरी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय। वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना मत जाइएगा, कमेंट जरूर कर दीजिए, एंगेजमेंट बढ़ा दीजिए वीडियोस का। हैव अ ग्रेट डे।